हेलो फ्रेंड्स, अगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मॉडल टेस्ट पेपर 12 की अपन चर्चा करेंगे। देखिए, इसके अंदर प्रत्येक क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। वीडियो को प्लीज स्किप न करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और लॉकडाउन का यदि प्रोसेस आगे भी रहता है तो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो 2-4 दिनों के अंदर अपन जो है रीड की शुरू कर देंगे। बैंक एसएससी और एनडीए की क्लासेस की जो एनडीए की भी जो क्लासेस जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज शेयर जरूर करें। टेस्ट के अंदर आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं प्लीज वो भी बताया करें कमेंट के अंदर, कोई इंप्रूवमेंट है वो भी। तो प्रत्येक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है और फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा वो दे रखा है सीएलटी का एम पूछा है कि सीएलटी का जो एम जो है वो क्या है। यदि सीएलटी के एम की बात करें तो सीएलटी का जो मुख्य एम जो है वो फ्लुएंसी है। ध्यान रखना, फ्लुएंसी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम कोई भी स्टूडेंट, कोई भी लर्नर जब किसी भी अदर लैंग्वेज को सीखता है, किसी अदर लैंग्वेजेस की जब अपन बात करते हैं, तो ये ध्यान रखें कि जब भी अपन किसी भी नई लैंग्वेज को सीखते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर एरर जरूर होती है। एरर जरूर होती है क्योंकि इसे नेचुरल आउटकम माना जाता है। एरर जो है वो एक नेचुरल आउटकम है, और जैसे जैसे फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर या टारगेट लैंग्वेज के ऊपर हम मास्टरी हासिल करते हैं तो वो हमारी जो एरर है वो धीरे 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 कम होती जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि एरर फ्री एटरेंस हो जाता है। तो मिस्टेक को कह दें या एरर कह दें, इसे नेचुरल आउटकम माना जाता है, इसलिए एक्यूरेसी तो बिल्कुल भी नहीं होता, ये ध्यान रखना। और ये गलती भी मत कर देना एग्जाम के अंदर, क्योंकि हम क्या करते हैं क्वेश्चन को करने के लिए, मेथड्स के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत जल्दबाजी करते हैं। तो मेथड्स के क्वेश्चन जल्दबाजी के नहीं है, आराम से उसे क्वेश्चन को देखें, समझे, फिर उसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उसका आंसर दें। ठीक है, तो सीएलटी का जो मेन एम जो है वो फ्लुएंसी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करें तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर दे रखा है लिटरेरी लैंग्वेज इज कंसिडर। देखिए, लिटरेरी लैंग्वेज इज कंसिडर सुपीरियर टू स्पोकन लैंग्वेज इन इंग्लिश। देखिए, यदि लिटरेरी लैंग्वेज की अपन बात करें कि लिटरेरी लैंग्वेज जो है वो कंसिडर जो की जाती है सुपीरियर टू स्पोकन। समझ में आ गई बात कि यदि अपन बात करें कि आप यदि स्पीक करते हो तो स्पीक के अंदर किसी भी प्रकार के ग्रामर के रूल का कोई अप्लाई नहीं किया जाता। ठीक है, और लेकिन जब रिटन कंपोजिशन की अपन बात करेंगे तो उसके अंदर क्या है कि थोड़ा लिटरेरी लैंग्वेज जो है, ग्रामर को जो है वो थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, अब ग्रामर को तो इंपॉर्टेंस दी जा रही है, स्पोकन जो है इसको थोड़ा सा आप लूज छोड़ रहे हो। तो ये कौन सा मेथड्स है कि जिसके अंदर ग्रामर भी हो, स्पोकन भी हो। तो ये अपन बात की थी कि सीसी की बात की थी और एलसी की बात की थी। ठीक है, सीसी के अंदर हमने पढ़ा था कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस और एलसी के अंदर हमने पढ़ा था लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। तो ये जो है ये है हमारा सारा का सारा किस में आता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के अंदर इसे इंक्लूड किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, विच इज नॉट ट्रू। देखिएगा क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू अबाउट कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, किसको लेकर, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग को लेकर कौन सा जो है, क्या कह रहा है, द टारगेट लैंग्वेज इज ए व्हीकल फॉर क्लासरूम कम्युनिकेशन। द टारगेट लैंग्वेज इज ए व्हीकल फॉर क्लासरूम कम्युनिकेशन, नोट जस्ट द ऑब्जेक्ट टू स्टडी। सेकेंड ऑप्शन क्या दे रखा है, द स्टूडेंट प्ले ए लैंग्वेज गेम। थर्ड दे रखा है लर्निंग टू यूज लैंग्वेज फॉर्म एप्रोप्रिएटली इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस। इन communicating a speaker has not a choice both what to say और how to say। अब देखिए, which is not true about communicative language। अब देखिए ये क्या कह रहा है, लास्ट ऑप्शन की यदि अपन बात करें, ये कहता है कि स्पीकर जो है, स्पीकर के पास कोई चॉइस नहीं है
कि वो क्या कहे और कैसे कहे। ऐसा तो नहीं होता ना, किसी भी आप मेथड्स की बात करोगे तो उस मेथड्स के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो इसका जो हमारा जो ऑप्शन सही नहीं है, ट्रू नहीं है, वो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, और फोर्थ क्वेश्चन की जब अपन पर चर्चा करेंगे, क्या कहा है, व्हाट इज द मेन ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। देखिए, व्हाट इज द मेन एम ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। देखिए, यदि मेन एम की बात करें, मेन एम जो है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का क्या है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को डेवलप करना है, या ये कहें कि स्पीकिंग एबिलिटी को जो है उसको डेवलप करना है, मेन एम तो। लेकिन यदि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर उन्होंने देखो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस भी दे रखा है, एलसी। ये तो है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस भी है और स्पीकिंग एबिलिटी भी है। तो इट मींस इसका जो हम जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो डी देंगे, ऑल ऑफ दीज। सपोज दैट कि यदि इस क्वेश्चन के अंदर आपको बी और सी दे देता ऑप्शन में, बोथ बी और सी, तो हमारा जो ऑप्शन जो ज्यादा स्टिक बैठने वाला था वो बी और सी होता, क्योंकि मेन पर्पस की बात कर रहे हैं, मेन एम की बात कर रहे हैं। तो किसी भी लैंग्वेज जो है, टारगेट लैंग्वेज का जो मेन एम जो होता है वो कम्युनिकेट होता है। ठीक है, फिर हम यहां ऑल ऑफ दीज नहीं करेंगे। अब देखिए सिक्स क्वेश्चन की बात, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, इन सीएलटी द यूज ऑफ मदर टंग इज। देखिए, जब भी आप टारगेट लैंग्वेज को अपन सीखते हैं, तो टारगेट लैंग्वेज के अंदर जो मदर टंग का जो यूज किया जाता है, मदर टंग का यूज जो है वो जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग जो है इज परमिटेड। ठीक है, और अपने ये कहें कि मदर टंग इज टोटली प्रोहिबिटेड या नेग्लेक्टेड, तो ये तो गलत है, क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट वोकैबुलरी जो है, एब्स्ट्रैक्ट वोकैबुलरी आप विदाउट मदर टंग के इनिशियल स्टेज के अंदर स्टूडेंट को समझा नहीं पाएंगे, हम उन्हें डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाते। देखिए, टेबल की बात आए तो आप बच्चों को टेबल शो कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर की बात आती है तो आप कंप्यूटर को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, उसकी पिक्चर दिखा सकते हो, मॉडल दिखा सकते हो। लेकिन यदि अपन बात करें एब्स्ट्रैक्ट वोकैबुलरी की, तो एब्स्ट्रैक्ट वोकैबुलरी को आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। लव है, कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, हेट है, कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, नॉलेज है, कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, है ना। तो जो चीजें डेमोन्स्ट्रेट नहीं होती एब्स्ट्रैक्ट वोकैबुलरी को, और उनको बच्चों को समझाने के लिए हम यदि किसी भी समझाने के लिए हम मदर टंग का यूज करते हैं, तो इसलिए ये कह सकते हैं कि जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग इज परमिटेड इन सीएलटी। सिक्स क्वेश्चन की बात आए तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली। देखिए, जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है इसको किसके स्थान पर रिप्लेस किया गया है, तो इसको रिप्लेस किया गया स्ट्रक्चरल टीचिंग के। ये देखिए सी टेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्ट्रक्चरल टीचिंग। जो स्ट्रक्चरल टीचिंग के अंदर क्या था कि ग्रेडेड और सिलेक्टेड स्ट्रक्चर जो थी वो स्टूडेंट को तैयार करवाई जाती थी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन जो है वो हमारा स्ट्रक्चरल टीचिंग हो जाएगा। उसके बाद में अपन सेवंथ क्वेश्चन की ओर बढ़े, और सेवंथ क्वेश्चन के अंदर अप्लाइड क्वेश्चन दे रखा है, व्हाइल टीचिंग इंग्लिश। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, व्हाइल टीचिंग इंग्लिश, कि जब आप इंग्लिश टीच करवा रहे हो, a teacher is not able to draw attention of some students, कि एक टीचर जो है वो कुछ स्टूडेंट्स की अटेंशन को ड्रॉ करने में अनेबल है। ठीक है, सिटिंग एट द बैक, और वो मोस्टली स्टूडेंट बैठे कहाँ है, पीछे बैठे हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर कि कुछ स्टूडेंट है पीछे बैठे हैं, और टीचर जो है वो बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन उन बच्चों का जो अटेंशन जो है वो ड्रॉ नहीं कर पा रहा। तो इस सिचुएशन में जो टीचर जो है उसे क्या करना चाहिए, उन्हें एंगेज करना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट को एंगेज कर दो। एंगेज किस में कर दो, एंगेज देम बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड इवैल्यूएटिंग हिज टीचिंग मेथड्स।
ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स को क्या करो, एक तो आप क्वेश्चन पूछते रहो बार बार, और सेकंड क्या है कि आपका जो टीचिंग मेथड जो है ना, आप उसको भी जज करते रहो कि कहीं आप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके टीचिंग वे ऑफ कम्युनिकेशन में या वे ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, कि वो जो आप पहुंचाना चाह रहे हो, जो आप देना चाहते हो, जो डिलीवर करना चाहते हो, वो बच्चों तक डिलीवर नहीं हो पा रहा, या फिर बच्चे उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। क्लियर है? तो खुद के मेथड्स को भी इवैल्यूएट करना है, और सेकंड क्या है कि उन स्टूडेंट्स को एंगेज करो, उनसे बार बार क्वेश्चन पुट करते हुए। एट्थ क्वेश्चन इससे भी दमदार है, क्या दे रखा है, डिक्टेशन डज नॉट हेल्प लर्नर्स टू, कि जो डिक्टेशन जो है ना, वो डिक्टेशन जो है वो लर्नर की क्या हेल्प नहीं करती, है ना। अब इसके अंदर भी जल्दबाजी बहुत खराब करेगी, लोग क्या करेंगे, इंक्रीज देयर कंसंट्रेशन। देखिए, जब आप डिक्टेशन करवा रहे हो, है ना, तो डिक्टेशन करवा रहे हो तो आप स्पीक करोगे, बच्चे उसको हियर करेंगे। क्लियर? इट मींस उनका एनहेंस लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हो रहा है, बच्चे उनको गौर से सुनेंगे, है ना, गौर से सुनेंगे, फिर वो अपनी स्पेलिंग को इंप्रूव करेंगे। दोनों चीजें इंप्रूव होगी स्पेलिंग, गौर से सुनेंगे, इट मींस उनको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। यदि कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे कि टीचर बोला क्या है। तो इसका जो ऑप्शन जो है ना, जो डिक्टेशन जो है वो लर्नर की हेल्प नहीं करती, किसमें हेल्प नहीं करती, इंप्रूव देयर रीडिंग स्किल्स के अंदर हेल्प नहीं करती। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद में नाइन्थ क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े, ए गुड टीचर लर्निंग मटेरियल कैन बी बेस्ट, ए गुड टीचिंग लर्निंग, a good teaching learning material can be best, कैसे बेस्ट हो सकते हैं, बी ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, हेल्प द टीचर टू ट्रांसएक्ट मटेरियल विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, हेल्प द लर्नर एक्वायर्स ए लैंग्वेज। देखिए, सबसे बढ़िया बात है कि जो टीचिंग मटेरियल जो है वो फैसिलिटेट का काम करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। तो इसका जो अपना आंसर हो जाएगा वो आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद में अपन 10th क्वेश्चन की ओर बढ़े, और 10th क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, इफ ए स्टूडेंट is making pronunciation error, the best way to help him is to, कि if a student, कि यदि कोई विद्यार्थी is making pronunciation error, बोलने में उसके pronunciation में एरर आ रही है, तो सबसे बेस्ट वे क्या है। अब देखिए, सबसे बेस्ट वे, थोड़ा सा अपन क्लास के अंदर जाएं, पीछे जाएं, जब अपन पढ़ते थे कि कुछ स्टूडेंट तो ऐसे थे जो बड़ा ही अलाउड रीडिंग करते थे, क्लास के प्रत्येक कोने के अंदर उनकी प्रॉपर आवाज आती थी, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जिनको रीड करने के लिए बोला जाता था, तो उनकी आवाज उनके साथ बैठे हुए स्टूडेंट, जो भी उनका फेलो स्टूडेंट है, उस तक भी उसकी आवाज जो है वो नहीं पहुंचती थी। वो था लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उस स्टूडेंट के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसे यह लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। ऐसे स्टूडेंट को आप किस प्रकार से हेल्प करोगे। अब देखिए, यदि कोई स्टूडेंट प्रोनाउंसिएशन में उसके एरर आ रही है, तो देखिए ये तो दिमाग से निकाल दीजिए कि आप उन स्टूडेंट की मजाक उड़ाओगे। अब मजाक उड़ाओगे तो वो डीमोटिवेट होंगे, ठीक है, आप उन्हें डांटोगे नहीं, ठीक है, आप उन्हें ह्यूमिलिएशन नहीं करोगे। यदि आप उन्हें ह्यूमिलिएशन करते हो, मॉकिंग करते हो, तो उन स्टूडेंट के अंदर कभी भी जो है वो स्टूडेंट कभी भी मोटिवेटेड नहीं हो पाए। होती थी ना आदत की टीचर्स की, सपोज दैट कोई टीचर पढ़ाते, कोई स्टूडेंट पढ़ा रहा है और लिफाफा वर्ड आ गया, लिफाफा,
और पंजाबी प्रोनाउंसिएशन, पंजाबी स्पीकर है, उसकी मदर टंग जो है नेटिव लैंग्वेज पंजाबी है, तो नॉर्मल सी बात है वो लिफाफे को फलाफा बोल सकता है ना, फलाफा हो सकता है। अब यदि टीचर उसके ऊपर मजाक उड़ाता है, कमेंट करता है, दोबारा बोलना, क्या बोला, फलाफा, वाह। तो ये जो आप इस प्रकार के जो सेंटेंस आप उस स्टूडेंट के लिए यूज करोगे ना, तो वो स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाएगा। इन फ्यूचर कभी भी वो खड़ा होकर पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या है, हमें क्या करना चाहिए, प्रोवाइड हिम, उन्हें प्रोवाइड करवाएं विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन प्रोवाइड करवाएं। सेकंड, विदाउट एनी ह्यूमिलिएशन, और किसी प्रकार की आप उनके साथ मॉकिंग जो है, स्कॉल्ड जो है नहीं करोगे, ठीक है। और ये भी ध्यान रखें कि जब भी आप किसी भी स्टूडेंट की एरर को, आप एरर जो है या मिस्टेक जो है या प्रोनाउंसिएशन को लेकर कोई प्रॉब्लम है, तो जैसे ही वो पैराग्राफ एंड करता है ना, पैराग्राफ के एंड के ऊपर ये चीजें बताई जाए कि आपका ये प्रोनाउंसिएशन आपने बोला, इसका प्रोनाउंसिएशन ये ना होकर ये है। यदि आप तुरंत भी बोलोगे ना, जैसे ही वो मिस्टेक कर रहा और फिर आप उसको उसके प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो इससे स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाएगा, वो आगे पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये तो एट द एंड ऑफ पैराग्राफ के अंदर आपको करना है, प्रोवाइड हिम विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विदाउट एनी ह्यूमिलिएशन। उसके बाद में 11 क्वेश्चन की बात करें, ए मेथड इज ए बॉडी ऑफ, जो मेथड जो है ना वो टेक्निक्स की बॉडी होती है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मेथड जो है वो किसकी बॉडी है, टेक्निक्स की बॉडी है। उसके बाद में 12 क्वेश्चन की बात करें, डिकोडिंग स्टैंड्स फॉर, और यदि डिकोडिंग की अपन बात करें तो डिकोडिंग जो है वो होती है डेसिफ्रिंग द साउंड्स इन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा है, डेसिफ्रिंग द साउंड्स इन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। अब देखिए 13 क्वेश्चन की अपन बात करें, और 13 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है आइडेंटिफाई द फॉल्स अजम्पशन, आइडेंटिफाई द फॉल्स अजम्पशन 13, और किसको लेकर है, लैंग्वेज कोर्स बुक। देखिए यहां ध्यान दीजिए, कोर्स बुक, लैंग्वेज कोर्स बुक प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्टूडेंट शुड प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करवाती है, डिटेल्ड लेसन प्लान फॉर टीचर। देखिए आइडेंटिफाई द फॉल्स, जो गलत है उसको आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए यहां फर्स्ट के ऊपर अपन चर्चा कर लें, डिटेल्ड लेसन प्लान फॉर टीचर्स, ये तो गलत है, फॉल्स पूछा उसने तो फर्स्ट ही फॉल्स है, क्योंकि जो डिटेल्ड लेसन जो आप प्लान करते हो वो टीचर्स के लिए प्लान नहीं होते, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू लेसन, अकॉर्डिंग टू क्लास का स्टैंडर्ड देखते हुए स्टूडेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है। ये सारा का सारा जो कोर्स बुक जो होती है वो स्टूडेंट की एज कह दे, उनके क्लास का स्टैंडर्ड कह दे, ठीक है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो तैयार किया जाता है। तो ये तो टीचर्स के लिए नहीं है, तो फॉल्स पूछा है तो अपना फर्स्ट ऑप्शन ही इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ए टेक्स्ट दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू स्कैन, a text that requires student to scan in order to understand and analysis the writer's message and purpose could be। अरे भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, क्या कह रहा है कि आप किसी भी टेक्स्ट को स्टूडेंट को पढ़ने के लिए देते हो, पढ़ने के बाद में उसको स्कैन करते हो, स्कैन मतलब उसे समझने की कोशिश करते हैं, और उसके अंदर जो हिडन मीनिंग जो दिया हुआ है, जो मैसेज जो राइटर का दिया हुआ है, ये चीजें किसके अंदर होती हैं, देखो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, राइटर का जो मैसेज वो देना चाहता है वो आपको बताना होगा। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये पोइम के अंदर होती है, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हमारा पोइम होगा, ठीक है, ऑप्शन इसका डी है हमारा पोइम।
ठीक है, क्योंकि एक पोएम जो है वो एक ऐसा टेक्स्ट है जिसके अंदर रिक्वायर्स होती है स्टूडेंट को स्कैन करने की, अंडरस्टैंड करने की, एनालिसिस करने की, और राइटर्स के मैसेज को और उसके पर्पस को अंडरस्टूड करने की। ये सारी की सारी बातें पोएम के अंदर इंक्लूड होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में 15 क्वेश्चन की बात करें, हाउ कैन टीचर्स रेस्पॉन्ड्स टू, क्या करेक्ट स्टूडेंट्स राइटिंग इन वे दैट आर इफेक्टिव, स्टूडेंट्स राइटिंग इन वे दैट आर इफेक्टिव, क्या करोगे आप? करेक्टिंग एवरी एरर इन द एसे, writing detailed comments in the margins, offering encourage and summary remarks, locating patterns of error and suggesting improvement। सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि एक टीचर होने के नाते स्टूडेंट जो है वो करेक्ट कर सके, उनकी राइटिंग जो है, स्टूडेंट्स की जो राइटिंग जो है वो करेक्ट हो, इफेक्टिव हो। इसके लिए आपको क्या करना है? लोकेट पैटर्न्स ऑफ एरर, ठीक है, और उन्हें सजेस्ट भी करना है कि इसके अंदर किस प्रकार से इंप्रूवमेंट की जाए। तो इसका ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में अपन 16 क्वेश्चन की बात करें, और 16 क्वेश्चन फिर अप्लाइड दिया हुआ है। एन 11 years old child एंजॉय यूजिंग पन। देखो, एक 11 साल का बच्चा जो है वो एंजॉय कर रहा है पन के साथ, है ना। पन का मतलब क्या होता है? वर्डों के, शब्दों के साथ खेलना। दिस एंजॉयमेंट इंडिकेट दैट शी हैज। अब देखिए उसके क्या बोलते हैं वो तो एक अलग मैटर है। देखिए अपने कहते हैं ना कि एक एम्बेसडर वो है जो अपने देश के लिए जीता है ना। तो लिव्स जो है, लिव वर्ड दे दिया जाए, है ना, देश के लिए जीता है। या फिर एक एम्बेसडर वो है जो विदेशों में रहता है, लिव, ठीक है। हिंदी के अंदर अपने कहें कनक कनक ते सोगुनी, कनक कनक, है ना। तो एक्चुअली में क्या है कि वर्ड तो आपका एक होगा, और उस एक वर्ड के आप 2 या 3 अर्थों के अंदर उसे आप यूज कर रहे हो, उसे 2 या 3 अर्थों के अंदर आप उसे क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। वर्ड एक ही है, उसके 2 या 3 अर्थ के अंदर आप उसे यूज में ले रहे हो, तो ये पन है। और जो पन जो होता है ना, जो स्टूडेंट पन का यूज कर रहा है, इट मींस उसके वो जो इंडिकेट जो करता है वो करता है मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट हु आर एबल टू यूज वर्ड्स, वन वर्ड्स इन डिफरेंट मीनिंग्स, a student who can use one words in different meanings is called meta linguistic awareness। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद में है 17 क्वेश्चन, फिर माइंड वाला क्वेश्चन आ गया इसके अंदर भी। ए सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच इज। देखिए सब्जेक्ट सेंटर्ड की बात कर रहा है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड की बात नहीं कर रहा, ये चाइल्ड सेंटर्ड की बात नहीं कर रहा। गौर से देखना, ये सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच क्या है? इज वेयर लर्निंग एक्सपीरियंस आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड। अब देखिए जब आप बात सब्जेक्ट सेंटर्ड की बात कर रहे हो, तो सब्जेक्ट सेंटर्ड जो है ना वो कोर्स कंटेंट होता है, क्योंकि सब्जेक्ट सेंटर्ड जो होता है किसी एक स्पेशल क्लास को लेकर, एक स्पेशल स्टैंडर्ड को लेकर, और उस स्टैंडर्ड के एक स्पेशल कोर्स को लेकर या सिलेबस को लेकर जो होता है कोर्स कंटेंट। और कोर्स कंटेंट को ही क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच कहा जाता है, ठीक है। मिस्टेक मत कर देना, सब्जेक्ट सेंटर्ड की बात कर रहा है। 18 क्वेश्चन की बात करें, ए टीचर डिजाइन ए टेस्ट टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ पुअर ग्रेड्स ऑफ हर लर्नर्स थ्रू एन। ये तो सिंपल क्वेश्चन है बट अच्छा है। ए टीचर डिजाइन ए टेस्ट टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ पुअर ग्रेड्स। पुअर ग्रेड्स का जो है ना वो फाइंड आउट करना है, इट मींस वो डायग्नोस कर रहा है, पता लगा रहा है कहां प्रॉब्लम है। तो इसका आंसर जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। 19 क्वेश्चन की अपन बात करें, और 19 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है विच इज द मोस्ट सुटेबल रिसोर्स
a teacher has for teaching vocabulary। ये आपको इस प्रकार से भी कह सकता है, which is the most suitable resource a teacher has for teaching vocabulary, कि एक टीचर को vocabulary को टीच करवाना है और vocabulary को टीच करवाने के लिए उसका जो मोस्ट सुटेबल रिसोर्स जो है ना वो टेक्स्ट होगा। क्या होगा? वो टेक्स्ट होगा। वो पिक्चर्स नहीं हो सकता, टेप रिकॉर्डर्स नहीं हो सकता, टेलीविजन नहीं हो सकता। मोस्ट सुटेबल रिसोर्स ए टीचर हैज फॉर टीचिंग वोकैबुलरी इज टेक्स्ट। ध्यान रखना। फिर उसके बाद में 20 क्वेश्चन की बात करें, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज फॉर। और ये तो सभी को पता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की यदि अपन बात करें तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये प्राइमरी स्कूल के लिए है। और 21 क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल क्लासरूम। देखिए ट्रेडिशनल क्लासरूम की अपन बात करें तो टेक्स्ट बुक तो थी, चौक भी थे, है ना, ब्लैक बोर्ड भी था, लेकिन ट्रेडिशनल में जो नहीं था वो क्या नहीं था? ट्रेडिशनल में कंप्यूटर नेटवर्क नहीं था। तो हमारा ऑप्शन यहां सी हो जाएगा। ठीक है, इसका टेक्स्ट हो गया, इसका प्राइमरी स्कूल हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, 22 क्वेश्चन है और 22 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है मेन पर्पस ऑफ टीचिंग एड्स। मेन पर्पस ऑफ टीचिंग एड्स इन इंग्लिश क्लासरूम इज टू। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये और मिस्टेक होने की, एरर होने की प्रबल पॉसिबिलिटी है, 100% पॉसिबिलिटी है। अब मेन पर्पस ऑफ टीचिंग एड्स इन इंग्लिश क्लासरूम की बात करें तो यहां 99% लोग जो है ना वो करेंगे प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंस। 100% मोस्टली यही आकर खत्म हो जाएंगे कि प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंस। अरे भाई डायरेक्ट एक्सपीरियंस कैसे करवा रहे हो आप? डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात करें तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस क्या है? डायरेक्ट एक्सपीरियंस वो है कि आपने ताजमहल के बारे में पढ़ाना है। अब बच्चों को ताजमहल, आगरा जाके ताजमहल दिखा रहे हो, वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। आपने राजस्थान कैनाल दिखाना है, के बारे में टीच करवाना है, आप बच्चों को राजस्थान कैनाल पे लेके जा रहे हो, वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। समझ में आएगी बात? तो डायरेक्ट तो नहीं है। डायरेक्ट नहीं है तो इसके अंदर जो सबसे खतरनाक उसने जो ऑप्शन दे रखा है जिसके ऊपर अपन कभी चर्चा नहीं कर सकते, प्रोवाइड सिंबॉलिक एक्सपीरियंस, प्रोवाइड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। देखिए कैसे वर्ड यूज किए हैं, प्रोवाइड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, प्रोवाइड सिंबॉलिक एक्सपीरियंस, प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंस और प्रोवाइड विकेरियस एक्सपीरियंसेस। अब देखिए बी पे तो आना ही नहीं है क्योंकि अर्थ समझ में नहीं आ रहा है ना कि ये इसका क्या मतलब है। तो देखिए विकेरियस का मतलब था इनडायरेक्ट, विकेरियस का मतलब था इनडायरेक्ट, और एक्चुअल में जो टीचिंग एड्स जो है वो हमें इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस देते हैं। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 22 जो दे रखा है। तो इसका जो है ना जो अपने लिखा है प्रोवाइड विकेरियस एक्सपीरियंसेस, और ये 22 क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लेना चाहिए आप इसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अपन बात करें 23rd की, इन विच प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग द टेक्स्ट बुक इज ए। टेक्स्ट बुक जो है वो रिसोर्स बुक भी होती है, इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, सिलेबिक भी होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। इसके चार ऑप्शन ही सही है, ऑल द अबव। चूज द करेक्ट आंसर, आप करेक्ट आंसर चूज करना है। और किसको लेके, व्हाट डज ए टेक्स्ट बुक नोट प्रोवाइड, कि इसमें से जो है टेक्स्ट बुक क्या नहीं प्रोवाइड करवाती। व्हाट डज ए टेक्स्ट बुक नोट प्रोवाइड ए सिलेबस फॉर कोर्स, सेट्स ऑफ विजुअल एक्टिविटीज, रीडिंग, बेसिस ऑफ असेसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग, सम ऑफ ऑल एक्सपीरियंस टू बी गिवन एट पर्टिकुलर एज। ठीक है, तो इसका मैं आपको आंसर नहीं बताने वाला,
आप इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट करके बताओगे कि चूज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज ए टेक्स्ट बुक नोट प्रोवाइड? व्हाट डज ए टेक्स्ट बुक नोट प्रोवाइड? ए सिलेबिक फॉर कोर्स, सिलेबस फॉर कोर्स। देखिए, व्हाट डज ए टेक्स्ट बुक नोट प्रोवाइड? सेट्स ऑफ विजुअल एक्टिविटीज, रीडिंग, basis of assessing students learning, sum of all experiences to be given at particular age। इनमें से आपने बताना है 24 का आंसर क्या है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स।